अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड मौजूद है जिसे अल्काट्राज आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यूं तो ये आइलैंड कभी लाइट हाउस, कभी फोर्ट तो कभी मिलिट्री प्रिजन के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन 1934 में इसे फेडरल प्रिजन में तब्दील कर दिया गया। 22 एकड़ में फैला हुआ ये आइलैंड समुद्र में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। 1934 से लेकर 1963 के बीच इस जेल में एक से बढ़कर एक खूंखार कैदियों को रखा गया, जिनमें अल कैपोन, जॉर्ज केली, एल्विन कार्पिस और रॉबर्ट स्ट्राउड जैसे खतरनाक मुजरिम शामिल थे। देश के टॉप क्रिमिनल्स को कैद रखने के लिए इस जेल को इस तरह से तैयार किया गया था कि किसी भी कैदी का यहाँ से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। एक और जहाँ ये आइलैंड चारों तरफ से पैसिफिक ओशन के ठंडे पानी और तूफानी लहरों से घिरा हुआ है, तो वही दूसरी ओर ये अंदर से भी बेहद मजबूत था। जेल की सख्त सलाखें, हाईटेक सिक्योरिटी, चारों तरफ 12 फुट की कंटीले तारों की 2 फेंस, वॉच टावर्स पर 24 घंटे तैनात गार्ड्स और पूरे दिन में 12 बार कैदियों की जांच जैसे सख्त नियमों ने इस जेल को और भी मजबूत बना रखा था। ऐसी कड़ी निगरानी और सख्ती के कारण ये जेल कैदियों के लिए नर्क बना हुआ था। जिन भी कैदियों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, उन्हें या तो पकड़ लिया गया या फिर वो मारे गए। अल्काट्राज के इसी अल्टीमेट मैक्सिमम सिक्योरिटी की वजह से इसे द इनएस्केपेबल प्रिजन का दर्जा हासिल था, यानी एक ऐसी जेल जहां से भागा नहीं जा सकता था। लेकिन 12 जून 1962 की सुबह अपने साथ एक ऐसी खबर लेकर आई जिसने इस जेल के रुतबे और उसकी सिक्योरिटी को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। दुनिया की सबसे मजबूत जेल तोड़ी जा चुकी थी। एक नहीं, 3 कैदी रात के अंधेरे में पुलिस की नाक के नीचे से फरार हो चुके थे। पीछे रह गए थे तो बस उनके नकली पुतले जो पुलिस की नाकामी पर मुस्कुरा रहे थे। जेल का चप्पा चप्पा छाना गया, चारों ओर समुद्र में तलाशी ली गई, लेकिन पुलिस को भागे हुए कैदियों का साया तक नहीं मिल सका। पुलिस क्या, FBI और US मार्शल जैसी अमेरिका की टॉप लेवल एजेंसीज ने भी उन्हें ढूंढने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ना तो भागे हुए कैदियों की लाश मिली और ना ही उन्हें जिंदा पकड़ा जा सका। आज 60 से ज्यादा सालों बाद भी ये प्रिजन ब्रेक एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जिसकी परतों को आज तक सुलझाया नहीं जा सका। Alcatraz, a high-security prison where every inmate learns one thing: there is no way out. Stolen spoons, dummy heads made out of paper mache, and a raincoat raft, they burrowed their way to freedom. It appears to be the first successful escape in the history of the maximum security prison. But brothers John and Clarence Anglin and Frank Morris disappeared into the night and have never been found. The escape triggered the greatest manhunt in San Francisco's history, as agents of the FBI, Coast Guardsmen, Highway Patrol, sheriff's deputies, and local police join in the search. They found 3 decoyed heads lying in the beds. The family believes this is a photo of John and Clarence Anglin taken at their home in Brazil in 1975. इतिहास के सबसे मजबूत प्रिजन ब्रेक की कहानी के 4 मुख्य किरदार है, जिसमें पहला शख्स एलन वेस्ट है, जो चोरी के आरोपों में 20 से ज्यादा बार गिरफ्तार होकर जेल की सलाखों के पीछे जा चुका था। उसके बार बार क्राइम करने और जेल से भागने की कोशिशों की वजह से उसे 1957 में अल्काट्राज की जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। कहानी का दूसरा मुख्य किरदार एक ऐसा शातिर और चालाक मुजरिम है जिसका IQ 133 था। इसका नाम फ्रैंक मॉरिस होता है, जिसे 11 साल की उम्र में ही उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था और वो 13 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कूद पड़ा। जेल के चक्कर काटते हुए उसकी आधी जवानी निकल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके गुनाह नहीं रुके। एक बार जब उसने एक बड़ी बैंक रॉबरी की तो उसे लुइसियाना स्टेट पेनिटेंशियरी में कैदी बना लिया गया, लेकिन ये शातिर मुजरिम कई जेलों की तरह वहां से भी भाग निकला, जिसके बाद उसे पकड़कर 14 साल की सजा काटने के लिए जनवरी 1960 में अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल अल्काट्राज भेज दिया गया। इस कहानी के तीसरे और चौथे किरदार जॉन एंगलिन और क्लैरेंस एंगलिन है। ये दोनों भाई थे जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही लूट, फरेब और डकैती करना शुरू कर दिया था। चोरी के अलावा कोई और काम जो इन दोनों भाइयों को ढंग से आता था वो स्विमिंग था, और दोनों भाई तैराकी में बहुत अच्छे थे, लेकिन उनकी चोरी की आदत ने उन्हें अल्काट्राज पहुंचा दिया। कोलंबिया सेविंग्स बैंक को लूटने के जुल्म में जहां जॉन एंगलिन को 1960 के अंत में 15 साल के लिए, तो वही क्लैरेंस एंगलिन को 1961 की शुरुआत में 10 साल के लिए अल्काट्राज प्रिजन में कैदी बना लिया गया। एलन वेस्ट, फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स, इन चारों कैदियों में 2 बातें सेम थी। पहली ये कि चारों ही चोर थे
और दूसरी ये कि अल्काट्राज आने से पहले ये जिन जिन जेलों में बंद थे ये वहां से भागने की कई बार कोशिश कर चुके थे, इसलिए इन्हें अल्काट्राज की मजबूत जेल में लाया गया जहां से कोई भी भाग नहीं पाया था। लेकिन ना तो पुलिस ऑफिशियल्स ने और ना ही अल्काट्राज को इनएस्केपेबल प्रिजन कहने वालों ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कैदी वो कर दिखाएंगे जो इससे पहले कोई नहीं कर पाया था और अल्काट्राज की शान और रुतबे पर हमेशा हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा। एक जैसी फितरत होने की वजह से चारों कैदियों को दोस्त बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा। मेस में खाना खाना हो, किसी एक्टिविटी में हिस्सा लेना हो या फिर ड्यूटी का कोई काम करना हो, ये जब भी अपनी अपनी सेल से बाहर होते तो एक दूसरे के नजदीक रहकर सबकी नजर से बचते हुए फुसफुसाकर अल्काट्राज से भागने की बात करते। एक तरह से इन चारों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। जहां फ्रैंक मॉरिस काफी इंटेलिजेंट था और भागने का एक जोरदार प्लान बना सकता था, तो वही एलन वेस्ट वहां कई सालों से होने की वजह से भागने के लिए जरूरी सामानों का जुगाड़ कर सकता था। उसने 3-4 सालों में यहाँ रहते हुए जेल की बनावट और उसके लूप होल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया था। इसके अलावा जॉन और क्लेरेंस एंगलिन स्विमिंग में माहिर होने के कारण अल्काट्राज के चारों ओर के समुद्र को पार करने की तरकीब सोच सकते थे। लेकिन इनके सामने परेशानी ये थी कि ये अलग अलग ब्लॉक में कैद थे। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए सभी को एक ही ब्लॉक में एक दूसरे की सेल के पास होना जरूरी था। साथ ही सरप्राइजिंगली उन्होंने ये भी पता कर लिया था कि ब्लॉक बी ही ऐसी जगह है जिसके ऊपर की वेंटिलेशन शाफ्ट कंक्रीट से सील्ड नहीं है, यानी अगर कोई भागने का चांस था तो वो केवल ब्लॉक बी में रहकर ही हो सकता था। इसलिए बहुत चालाकी से काम लेते हुए उन्होंने किसी तरह जेल स्टाफ को मना लिया और चारों कैदी बी ब्लॉक में एक दूसरे के आसपास वाली सेल्स में शिफ्ट हो गए। उनका पहला टारगेट अचीव हो चुका था और अब चारों ने वहां से भागने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। बी ब्लॉक सेल की वेंटिलेशन शाफ्ट कमजोर थी और कंक्रीट से सील्ड नहीं थी। वहां तक पहुंचकर कैदी छत पर चढ़ सकते थे और फिर वहां से भाग सकते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचने का था। बहुत सोच विचार के बाद उन्हें उनके सेल का वेंटिलेशन ग्रेट बाहर निकलने का अच्छा जरिया लगा। दरअसल हर कैदी की सेल में वेंटिलेशन के लिए एक मेटल की जाली होती थी जिसके पीछे एक बंद यूटिलिटी कॉरिडोर था जहां बहुत सारी पाइपलाइंस और हीटिंग डक्ट्स होते थे। वहां बहुत कम बार किसी का आना जाना होता था। सेल्स के पीछे का ये बंद कॉरिडोर इसी वजह से अनगार्डेड होता था। साथ ही इससे होकर छत की वेंटिलेशन शाफ्ट तक जाया जा सकता था। उन्होंने प्लान बनाया कि अगर किसी तरह उनके सेल की वेंटिलेशन ग्रेट्स को तोड़कर उसके आसपास के हिस्से को खोदकर होल को बड़ा कर दिया जाए तो उसके जरिए सेल से कॉरिडोर की तरफ निकला जा सकता है। इस प्लान के बाद चारों कैदियों ने वेंटिलेशन ग्रेट के चारों ओर कंक्रीट की 8 इंच मोटी मजबूत दीवार को खोदना शुरू कर दिया। उन्होंने इसके लिए किचन से चुराई गई मेटल की चम्मचों का इस्तेमाल किया। साथ ही प्रोसेस को फास्ट करने के लिए उन्होंने वैक्यूम क्लीनर मोटर से एक ड्रिल भी तैयार कर ली। दीवार को खोदने का काम म्यूजिक आवर के वक्त किया जाता, जब सभी कैदियों के लिए जेल में हर दिन 1 घंटे के लिए तेज आवाज में म्यूजिक बजता। इस तरह किसी को भी उनके काम की भनक नहीं लगती। साथ ही ये काम बारी बारी से किया जाता था। उनमें से कोई गार्ड्स पर नजर रखता और बाकी के अपना काम चालू रखते। इस तरह सभी की नजरों से बचते हुए खुदाई की जाती रही। दिन, हफ्ते और कई महीने गुजर जाने के बाद चारों ने आखिरकार अपनी अपनी सेल में सिंक के नीचे मौजूद वेंटिलेशन ग्रेट के आसपास इतना बड़ा सुराख कर लिया कि वो आसानी से वहां से पीछे बंद कॉरिडोर में निकल सकते थे। होल्स को छुपाए रखने के लिए उन्होंने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स और कार्डबोर्ड से बनाए नकली वेंटिलेशन ग्रेट का इस्तेमाल किया ताकि बाहर से देखने पर सेल के अंदर सब कुछ नॉर्मल लगे। उनके निकलने के लिए एक तरह से टनल तो तैयार हो चुकी थी और अब अगर वो चाहते तो किसी भी रात वहां से वेंटिलेशन शाफ्ट तक पहुंचकर उसे खोलकर छत पर जा सकते थे और वहां से गार्ड्स की नजरों से बचते बचाते भाग सकते थे। लेकिन वो इस तरह अल्काट्राज से बाहर निकल भी लेते तब भी उनके सामने खतरनाक समुद्र था जिसकी वजह से अभी तक के सारे एस्केप्स नाकाम रहे थे। इसलिए उन चारों ने सब्र रखते हुए ठंडे पानी और तूफानी लहरों को पार करने के लिए लाइफ जैकेट, बोट और पैडल जैसे जरूरी सामान बनाने का फैसला किया। ये सब बनाने के लिए उन्होंने वेंट की जगह किए सुराख से निकलकर कॉरिडोर के रास्ते अपनी सेल ब्लॉक के ऊपर एक सीक्रेट वर्कशॉप बनाने का फैसला किया जहां वो छिपकर अपने काम को अंजाम दे सकते थे। लेकिन ऐसा करने में मुश्किल इस बात की थी कि वो अगर अपनी सेल से बाहर रहकर ये काम करते तो उन्हें उनकी सेल में ना देखकर गश्त लगाने वाले गार्ड्स को उनके भागने का प्लान मालूम पड़ जाता।
इसलिए गार्ड्स को चकमा देने के लिए उन्होंने प्लास्टर, टॉयलेट पेपर, साबुन और टूथपेस्ट से डमी हेड्स तैयार किए और उन्हें ज्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन पर पेंट कर दिया गया और सर पर बाल लगा दिए गए, जिन्हें क्लेरेंस एंगलिन ने जेल सैलून से कैदियों के बाल काटने के दौरान इकट्ठा किया था। अब जब भी उन्हें रात के समय सेल से बाहर रहकर यूटिलिटी कॉरिडोर के अंदर अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में काम करना होता तो अपने अपने पुतले को बेड पर सुलाकर उसे गर्दन तक कंबल में ढक देते, जिसके अंदर बॉडी की शेप में कपड़े भरे होते थे। सेल के बाहर से देखने पर गार्ड्स को यही लगता कि कैदी सो रहे हैं। इस तरह सेल से बाहर रहने का नुस्खा निकालकर चारों शातिर कैदियों ने भागने के लिए अपनी सीक्रेट वर्कशॉप में कई जरूरी सामान बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने किचन, लॉन्ड्री और वर्कशॉप समेत कई जगहों से बहुत सारा सामान चोरी किया और कई जरूरी चीजें तैयार कर ली। उन्होंने 50 से ज्यादा रेनकोट से लाइफ जैकेट्स और रबर राफ्ट को तैयार कर लिया था, जिसका आइडिया उन्हें उनके पास मौजूद एक मैगजीन से मिला। इस रबर राफ्ट को फुलाने के लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉर्सेंटीना का इस्तेमाल किया, जिसे वो अक्सर बजाता रहता था। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़ों और चुराए गए स्क्रू से नाव के लिए पैडल भी तैयार कर लिए गए। जहां कई महीनों की तैयारी में इतना सब कुछ कर लिया गया था, तो साथ ही उन्होंने सेल हाउस के टॉप में मौजूद वेंटिलेशन शाफ्ट को भी ढीला करना शुरू कर दिया था, जहां से निकलकर उन्हें भागना था। इस तरह उनके भागने का प्लान लगभग पूरा हो चुका था। अब बस उन्हें देखना यह था कि उनका प्लान सफल होता है या फिर औरों की तरह नाकाम रहता है। हर दिन की तरह ही 11 जून 1962 का दिन भी अल्काट्राज़ के लिए एक आम दिन था। शाम ढलने के बाद जेल के सभी कैदियों ने मेस में खाना खाया और वापस आकर अपनी अपनी सेल में बंद हो गए। उसके कुछ देर बाद डेली रूटीन की तरह गार्ड्स ने सभी की सेल्स में झांक कर काउंटिंग की और रात करीब 9:30 बजे जेल की लाइट्स को कैदियों के सोने के लिए बंद कर दिया गया। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आगे जो होने वाला था वो अल्काट्राज़ के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये रात अल्काट्राज़ की साख को मिट्टी में मिलाने वाली थी। लाइट्स ऑफ होने के तुरंत बाद इस प्लान के लीडर फ्रैंक मॉरिस ने अपने साथियों को बताया कि उन्हें आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देते हुए वहां से भागना होगा, जिसके बाद उन्होंने अपनी अपनी सेल में वेंटिलेशन की जाली को हटाकर उसके चारों तरफ की कंक्रीट सीमेंट को हटाना शुरू कर दिया, जिसे वो अक्सर अंदर आ जाने के बाद लगा दिया करते थे। फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन कुछ ही देर में वेंट को पार करके सेल से निकलकर पीछे कॉरिडोर में आ गए, लेकिन एलन वेस्ट अभी भी वेंट के पास की सीमेंट को हटाने में लगा था, जो सख्त हो चुकी थी। उसे टाइम देते हुए बाकियों ने अपने खुफिया ठिकाने से सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सब कुछ तैयार था, लेकिन वेस्ट अब भी दीवार के सुराग को पूरा नहीं खोल पाया था, जिससे वो बाहर आ पाता। उसके साथियों ने दीवार की पिछली साइड से कुछ मदद करने की कोशिश की, लेकिन मानो आज किस्मत उनके दोस्त एलन वेस्ट के साथ नहीं थी। जब बहुत वक्त गुजर गया तो उन तीनों ने अपने साथी को पीछे छोड़ने का फैसला किया और आगे बढ़ गए। तीनों कैदियों ने सारा सामान लाद कर 30 फुट ऊंचे सेल हाउस रूफ तक पहुंचने के लिए उसमें लगी पाइपलाइंस का सहारा लिया और वेंटिलेशन शाफ्ट को खोलकर तीनों छत पर आ गए। इस समय चारों तरफ कोहरा और रात का सन्नाटा छाया हुआ था। जेल और टावर की लाइट्स के अलावा हर तरफ अंधेरा था। उन्होंने बड़ी ही सावधानी से बिना कोई आवाज किए 100 फीट की छत को पार किया और फिर जमीन तक लगे पाइप से लटकते हुए नीचे जमीन पर आ गए। वहां से उन्होंने वॉच टावर पर तैनात गार्ड्स की नजर से बचते हुए अल्काट्राज़ के चारों ओर लगी 12 फुट ऊंची कंटीली तारों की 2 फेंस को बहुत सावधानी से पार किया और पानी के एक ऐसे किनारे आ गए जो टावर लाइट्स की रेंज से बाहर था। इसके बाद उन्होंने रेनकोट से तैयार की गई राफ्ट को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉर्सेंटीना से फुलाकर उसे पानी में उतारा, लाइफ जैकेट्स पहनी और रात के अंधेरे और तेज लहरों को चीरते हुए दुनिया की सबसे मजबूत जेल अल्काट्राज़ से भाग निकले। पूरा अल्काट्राज़ अभी भी सोया हुआ था। जो गार्ड्स वहां पहरा दे रहे थे उन्हें भनक तक नहीं लगी थी कि उनकी नाक के नीचे से 3 कैदी फरार हो चुके हैं। लेकिन इस बीच एक शख्स था जिसके सीने पर कयामत गुजर रही थी। वो शख्स था एलन वेस्ट, जो कई घंटों की मशक्कत के बाद अपनी सेल से निकलने में सफल हो चुका था। लेकिन जब वो छत पर आया और उसने वहां से चारों तरफ झांक कर देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि अब काफी देर हो चुकी थी और उसके साथ ही उसके बिना ही अल्काट्राज़ से भाग चुके थे। वो बहुत भारी दिल के साथ वापस अपनी सेल में लौट आया। 12 जून 1962 की सुबह का सूरज अल्काट्राज़ के लिए एक ऐसी खबर लाया जिसने पूरी अमेरिका को हिलाकर रख दिया। सुबह जब जेल स्टाफ ने काउंटिंग के लिए सभी को इकट्ठा किया तो 3 कैदी गिनती में कम थे।
गार्ड्स उनकी सेल की तरफ गए। उन्होंने बाहर से देखा कि तीनों कंबल में सो रहे हैं। उनकी आवाज लगाने पर भी जब कोई हरकत नहीं हुई तो सेल को खोला गया। अंदर घुसकर गार्ड ने जैसे ही चिल्लाते हुए कैदी के सर पर डंडा मारा, सर धड़ाम से नीचे जमीन पर आ गिरा और उसकी नाक टूट गई। ये वही पुतले थे जो तीनों अपने अपने बेड पर छोड़ गए थे। इसके बाद कंबल हटाकर देखा गया तो कपड़े और तौलिया उसमें ठूसे हुए थे। सामने वेंट के पास जाकर ध्यान से इंस्पेक्शन करने पर गार्ड्स ने देखा कि दीवार में एक बड़ा सा सुराख था जो पीछे बंद यूटिलिटी कॉरिडोर की तरफ खुलता था। गार्ड्स उसके अंदर घुसे, जहां कुछ ही दूरी पर उन्हें कैदियों की सीक्रेट वर्कशॉप भी मिली और ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट से निकलकर छत पर उन्हें भागे हुए कैदियों के पैरों के निशान भी दिख गए। गार्ड्स को सारा माजरा समझ आ चुका था कि 3 कैदी जेल तोड़कर फरार हो चुके हैं। फौरन अलार्म्स बजाकर पूरे अल्काट्राज को लॉकडाउन कर दिया गया और जेल के कोने कोने में उन्हें ढूंढा जाने लगा। पुलिस के अलावा वहां FBI और आर्मी भी आ पहुंची और एक बड़े स्केल पर सर्च ऑपरेशन शुरू हो गया। अल्काट्राज के आसपास की जमीन और समुद्र सब कुछ खंगाल लिया गया, लेकिन भागे हुए कैदियों का कुछ पता नहीं चल सका। इस दौरान एलन वेस्ट को भी इन्वेस्टिगेट किया गया, जो शुरू से ही इस एस्केप प्लान का हिस्सा था, और सर्च करने पर उसके कमरे में भी गार्ड्स को उन तीनों की तरह डमी हेड मिला। एलन वेस्ट ने कन्फेस करने में जरा भी देर नहीं लगाई और उसने उनका सारा प्लान खोल कर रख दिया। उसके अकॉर्डिंग अल्काट्राज से निकलने के बाद उनका प्लान राफ्ट से नजदीकी एंजल आइलैंड तक पहुंचने का था और फिर वहां से रैकून स्ट्रेट को पार करके उन्हें मरीन काउंटी जाना था। इसके बाद उन्हें वहां से एक कार और कुछ कपड़े चोरी करने थे और फिर आगे की तरफ निकल जाना था। FBI को एक बार के लिए लगा कि एलन वेस्ट झूठ बोल रहा है, लेकिन जब एंजल आइलैंड के आसपास छानबीन की गई तो यह साबित हो गया कि वेस्ट ने जो भी बताया था वो सब सच था। एस्केप के 2 ही दिन बाद 14 जून को एंजल आइलैंड के साउथ कोस्ट से एक पैडल बरामद हुआ जो उन कैदियों का बनाया हुआ था। साथ ही उसी दिन एक छोटा रबर पैकेट भी मिला जिसमें एंगलिन्स भाइयों के फैमिली फोटोग्राफ्स और लेटर्स थे। इसके कुछ दिन बाद इन्वेस्टिगेटर्स को गोल्डन गेट ब्रिज के तट पर उनकी नाव का फटा हुआ एक टुकड़ा और अल्काट्राज से 50 यार्ड्स की दूरी पर एक फूली हुई लाइफ जैकेट मिली जो उन तीनों में से ही किसी की थी। कोस्ट गार्ड्स, पुलिस, FBI और आर्मी को ये सब कुछ मिला, लेकिन भागा हुआ एक भी कैदी नहीं मिल सका। इन मिली हुई चीजों, भागने वाली रात के खराब मौसम और अल्काट्राज के चारों तरफ के ठंडे पानी और तूफानी लहरों को ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकाला गया कि तीनों अल्काट्राज से भागे तो थे, लेकिन वो समुद्र की तेज लहरों को पार नहीं कर पाए। उनकी नाव बीच में ही डूब गई होगी, जिससे उनकी डूबकर जान चली गई होगी और उनका सामान इस तरह तितर बितर हो गया होगा। इसके अलावा अगर वो पानी से बच भी निकले होते तो भी उनके पास रहने, खाने और ट्रैवल करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। साथ ही भागने के बाद उनके लिए चोरी कर पाना भी मुश्किल था, क्योंकि उनके नाम के वारंट निकले हुए थे। उनके फोटोग्राफ्स हर एक जगह छपवा दिए गए थे, जिस कारण उनके द्वारा ऐसा कुछ भी करने पर उन्हें तुरंत पकड़ लिया जाता। इसके अलावा उनके मरने की खबर को जो एक चीज बहुत पुख्ता करती थी वो ये थी कि एस्केप के करीब 1 महीने बाद 17 जुलाई 1962 को एक नॉर्वेजियन कार्गो शिप सैन फ्रांसिस्को के समुद्र से गुजर रहा था। तब उसके क्रू ने गोल्डन गेट ब्रिज से 20 माइल्स नॉर्थ वेस्ट में एक लाश को तैरते हुए देखा जिसने कैदी के कपड़े पहने हुए थे। हालांकि इसकी जानकारी क्रू FBI को उसी दिन नहीं दे पाया था, इसलिए फौरन वहां पर जांच नहीं की जा सकी। इस पूरी बात की खबर FBI को कुछ वक्त के बाद लगी और तब बताई गई जगह पर सर्च करने पर कोई भी लाश बरामद ना हो सकी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेटर उन्हें मरा हुआ मानने लगते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी होती है जो तीनों कैदियों के जिंदा बच निकलने की पॉसिबिलिटी को बहुत बल देती है। दरअसल अल्काट्राज के चारों ओर का पानी बेशक ठंडा और तूफानी लहरों से भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे कभी तैरकर पार नहीं किया जा सका। इनफैक्ट उन तीनों कैदियों के भागने के कुछ महीने बाद दिसंबर 1962 में अल्काट्राज से जॉन पॉल स्कॉट नाम का एक और कैदी भाग निकला था और वो बिना किसी बोट और लाइफ जैकेट के ही ठंडे पानी में स्विम करके सैन फ्रांसिस्को के किनारे तक आ पहुंचा था। हालांकि उसे बाद में कमजोर हालत में पकड़ लिया गया, लेकिन जब एक आम सा कैदी बिना किसी तैयारी के इस कारनामे को कर सकता था तो फिर मास्टर स्विमर्स रहे दोनों एंगलिन ब्रदर्स और चालाक फ्रैंक मॉरिस के लिए बोट और लाइफ जैकेट जैसी चीजों के सहारे किनारे तक आना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके अलावा पानी में किसी भी लाश को तैरकर किनारे तक आने में महज कुछ दिन का वक्त लगता है, इसलिए अगर वो तीनों सच में डूबकर मरे होते तो उनकी लाश कुछ दिन या कुछ हफ्तों में किसी न किसी किनारे पर आ जाती।
जबकि असल में तीनों कैदियों की डेड बॉडी को कभी नहीं पाया जा सका। इन सभी फैक्ट्स के अलावा कुछ ऐसे दावे सामने आए जिन्होंने तीनों भागे हुए कैदियों के सर्वाइवल की बात को पक्का कर दिया। 1962 यानी वो साल जब तीनों कैदी अल्काट्राज तोड़कर भागे थे, उसी साल के क्रिसमस पर एंगलिन ब्रदर्स के परिवार वालों को अननोन नेम से पोस्ट कार्ड्स मिलना शुरू हो गए और एंगलिन्स की मां को मदर्स डे पर फूलों का गुलदस्ता आने लगा। पोस्ट कार्ड्स और गुलदस्ते का यह सिलसिला तब तक चला जब तक साल 1973 में एंगलिन्स की मां की मृत्यु नहीं हो गई। इसके बाद जब उनकी मां का फ्यूनरल हुआ तो उसमें 2 मिस्टीरियस लेडीज को देखा गया जो काफी टॉल थी। उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया हुआ था और इससे पहले उन्हें कभी नहीं देखा गया था। इसके कुछ सालों बाद जब एंगलिन्स के पिता की मौत हुई तो उनके फ्यूनरल पर भी 2 लंबी दाढ़ी वाले अजनबी देखे गए जिन्होंने फ्यूनरल अटेंड किया। वो वहां कुछ देर रुके, कोने में खड़े होकर रोए और कुछ ही देर बाद वहां से गायब हो गए। परिवार वालों ने बाद में क्लेम किया कि ये जॉन और क्लेरेंस एंगलिन ही थे जो FBI की नजर से बचकर किसी न किसी तरीके से उनसे जुड़े हुए थे। उनकी मां के फ्यूनरल में भारी FBI की टीम भी उन्हें नहीं पकड़ पाई थी जब दोनों भाई औरत के भेस में वहां आए हुए थे। इसके अलावा उनके जिंदा बचने को लेकर एक और क्लेम सामने आता है। दरअसल जब एंगलिन ब्रदर्स के बड़े भाई रॉबर्ट एंगलिन की डेथ हुई तो उसने मरने से पहले अपने परिवार वालों से कहा कि कोई भी जॉन और क्लेरेंस की चिंता ना करे, दोनों सेफ है और वो 1963 से ही उनके संपर्क में रहा है। जहां एंगलिन्स के परिवार वालों के ये दावे उन दोनों के जिंदा रहने को बल देते हैं, तो वही एक दावा फ्रैंक मॉरिस के चचेरे भाई बड वाइट का भी है, जिसके हिसाब से फ्रैंक मॉरिस जेल से भागने के कई दिनों बाद उससे सैन डिएगो के पार्क में मिलने आया था। उसकी इस बात का उसकी बेटी ने भी समर्थन किया जो उस दिन उसके साथ वहां मौजूद थी। FBI के सामने इस तरह के बहुत सारे दावे आते रहे जो उन तीनों के जिंदा बचे रहने की बात को पुख्ता करते थे, लेकिन जांच करने पर FBI को कुछ भी नहीं मिला। इस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हुए करीब 16 साल गुजर गए, लेकिन जब FBI को उन तीनों का कोई सुराग नहीं मिल सका तो FBI ने थक हार कर 1979 में इस केस को क्लोज कर US मार्शल सर्विसेज को इस केस की सारी जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन इस रहस्य भरे केस में आखिर US मार्शल भी क्या अलग कर सकती थी? US मार्शल के अंडर भी सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन ना तो तीनों कैदियों का कोई अता पता चला, ना ही उनसे जुड़ा कोई पुख्ता सबूत मिल सका। इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ जान तब आई जब 2003 में US मार्शल माइकल डाइक ने इस केस का चार्ज अपने हाथों में लिया। उन्होंने इस केस से जुड़ी सभी फाइल्स को खंगालना शुरू कर दिया जिन पर सालों से धूल जमी हुई थी। डाइक ने मरीन काउंटी पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड भी चेक किया जहां से उन्हें इस केस से जुड़ी एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिली। जिस रात तीनों कैदी भागे थे उसी रात की एक पुलिस रिपोर्ट उन्हें वहां से मिली जिसमें कार के चोरी होने की कंप्लेंट थी। हैरानी की बात यह है कि आई विटनेस ने इस कार को 3 लोगों द्वारा चोरी करते देखा था। ये एक ब्लू शेवी कार थी जिसे चोरी होने के अगले दिन मरीन काउंटी से 100 माइल्स दूर कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में देखा गया जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। इस कार की स्पीड इतनी तेज थी कि रोड पर बाकी व्हीकल से टकराने से ये बाल बाल बची। इसी को लेकर स्टॉकटन के पुलिस स्टेशन में एक शख्स ने कंप्लेंट रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इन सभी बातों को एलन वेस्ट के दिए कन्फेशन से जोड़कर देखा जाए तो भागे हुए कैदियों ने सब कुछ प्लान के मुताबिक ही किया था और वो मरीन काउंटी से कार चोरी करके अपनी मंजिल की तरफ फरार हो गए थे। लेकिन 1962 की इन रिपोर्ट्स पर 40 सालों बाद गौर किया जा रहा था, जिस वजह से उन्हें ढूंढने में माइकल डाइक को कोई भी हेल्प नहीं मिल सकी। जहां इन्वेस्टिगेटर्स को उनका कोई क्लू नहीं मिल रहा था तो वही उन तीनों के जिंदा देखे जाने के दावे कभी खत्म नहीं हो सके। ये सिलसिला चलता रहा और इस तरह कई साल और कई दशक बीत गए और साल 2015 आ गया। इस साल इस केस को लेकर एक नया खुलासा होता है जिसमें यह भी पता चलता है कि आखिर जेल से भागने के बाद वो कैदी कहां गायब हुए थे। दरअसल 2015 में जॉन और क्लेरेंस एंगलिन के परिवार वालों ने एक रिटायर्ड US मार्शल इन्वेस्टिगेटर को बताया कि 1992 में उन्हें फ्रेड ब्रिजी नाम के एक फैमिली फ्रेंड ने एक फोटोग्राफ लाकर दिया था जो 1975 में ब्राजील के अंदर खींचा गया था। वो फोटो फैमिली ने रिटायर्ड इन्वेस्टिगेटर को दिया जिसमें 2 लोग चश्मा पहने खड़े थे। उनका दावा था कि फोटो में देखे जाने वाले इंसान कोई और नहीं बल्कि जॉन और क्लेरेंस ही है। 5 साल बाद 2020 में जब AI का इस्तेमाल करते हुए इस फोटो का फेशियल रिकॉग्निशन किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि फोटो में जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन ही थे। लेकिन ये फोटो 1975 की थी, इसलिए उन्हें ढूंढने में इससे कोई मदद नहीं मिल सकी। इसके बाद 2016 में एक और किस्सा सामने आता है जब एक आदमी अपने मरने से जस्ट पहले अपनी नर्स से कन्फेशन करता है कि उसने अल्काट्राज प्रिजन के 3 कैदियों की भागने में मदद की थी जिनके नाम फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंगलिन और क्लेरेंस एंगलिन थे।
उसने बताया कि उस रात वो और उसका साथी अल्काट्राज से कुछ दूरी पर एक व्हाइट बोट में कुछ कैदियों के भागने का इंतजार कर रहे थे। प्लान पहले से बना हुआ था और उन तीनों के वहां पहुंचने पर उन्हें ऊपर खींचकर बोट में सवार कर लिया गया। इसके बाद वो रात के अंधेरे में वहां से भाग निकले। दरअसल इससे ही जुड़ी एक जानकारी रॉबर्ट केकी नाम के एक पुलिसमैन ने एस्केप के जस्ट कुछ दिन बाद ही FBI को दी थी। उसने बताया था कि उस रात जब वो ऑफ ड्यूटी था तब उसने मरीना ग्रीन के पास अपनी कार में बैठे हुए अल्काट्राज से कुछ दूरी पर एक सफेद बोट को देखा था। बोट में कोई रोशनी भी नहीं थी, इसलिए हो सकता है इसी बोट के सहारे वो तीनों भागे हो। लेकिन उसके जरूरी पॉइंट को FBI ने कोई खास तवज्जो न देकर कोई जरूरी छानबीन नहीं की थी। 3 कैदियों का अल्काट्राज से भाग निकलने का यह रहस्य साल दर साल नए मोड़ लेता रहा। 2018 में सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सभी को और भी हैरत में डाल दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें 2013 में एक लेटर मिला था जिसमें लिखने वाले का नाम जॉन एंगलिन लिखा हुआ था। उस लेटर में बताया गया कि तीनों कैदी 1962 की जून की रात अल्काट्राज से जिंदा भाग निकले थे और FBI की नजरों से बचते हुए अलग अलग जगहों पर छुपकर रहते थे। लेटर में आगे लिखा था कि फ्रैंक मॉरिस 2008 में और क्लेरेंस एंगलिन 2011 में मर चुका है और वो खुद 83 साल का एक सीक्रेट जगह पर रहते हुए कैंसर से जूझ रहा है। उसने अथॉरिटीज से अपील की कि अगर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का वादा किया जाए तो वो सरेंडर करने को तैयार है। इस लेटर ने इन्वेस्टिगेटर्स को भारी उलझन में डाल दिया था। जॉन के फिंगरप्रिंट्स, DNA और हैंडराइटिंग के जरिए लेटर का मूल्यांकन किया गया, लेकिन अथॉरिटीज को रिजल्ट्स इनकंक्लूसिव लगे और कोई नतीजा नहीं निकल सका। 11 जून 1962 की रात तीनों कैदी भागकर कहां निकले इसका पता आज तक नहीं चल सका। ये सवाल कि वो कहां गए, जिंदा रहे या नहीं, और अगर वो मरे तो उनकी लाशें क्यों नहीं मिली, इन सभी सवालों का सही जवाब आज तक अमेरिकी एजेंसियों के पास नहीं है। ये केस आज 60 से ज्यादा सालों बाद भी अनसॉल्व्ड और ओपन है। ये केस तब तक खुला रहेगा जब तक कि तीनों कैदी पकड़े नहीं जाते, उनकी डेड बॉडीज नहीं मिल जाती या फिर उनकी उम्र 99 साल नहीं हो जाती। ये एक रहस्यों से भरा ऐसा मामला है जिसने न केवल FBI और US मार्शल सर्विस की नींद उड़ा दी, बल्कि अल्काट्राज जेल पर ताला लगाने की एक बड़ी वजह भी बना। तीनों प्रिजनर्स के एस्केप करने के केवल 9 महीने बाद 21 मार्च 1963 को अल्काट्राज प्रिजन हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कभी खूंखार मुजरिमों को कैद रखने वाला अल्काट्राज आज महज एक टूरिस्ट प्लेस बनकर रह गया है।